हेलो दोस्त, रेलवे लाइव चैनल पे आपका स्वागत है। सटीक सही जानकारी के लिए रेलवे लाइव चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो दोस्त, यहाँ पे आपने देखा होगा एलपी सीबीटी 1 का एग्ज़ाम सिटी इंटीमेशन आ गया। सीबीटी 2 के लिए कट ऑफ किया जाएगा, ऐसा क्वेश्चन लोगों को आने लगा है। साथ में एक फार्मूला की बात कर रहे हैं, यहाँ 100 का फार्मूला है। ये सबको पता है कि 19 लाख करीब वैकेंसी, 19,000 करीब वैकेंसी और 19 लाख कैंडिडेट हैं। अगर डिवाइड करेंगे 19 लाख को उल्टा करके यहाँ से, तो टोटल 100 कैंडिडेट पर पोस्ट मिलेंगे। लेकिन इसको थोड़ा सा और व्याख्या करेंगे और 2018 की वैकेंसी की बात करेंगे तो मैंने एक बार बोला था 50 से नीचे कट ऑफ जाएगा, तो सोशल मीडिया पे बहुत हीटिंग आई थी। फ्री में जॉब दोगे, यूट्यूबर जॉब देगा और तरीके के आए थे। व्यू के लिए वीडियो, ए वे बी बी सी डी ई एफ जी एच भी आए थे। लेकिन फाइनल हुआ था कि 40 भी कट ऑफ आए थे, 45 भी आए थे, 46 भी आए थे। तो इस बार एलपी टेक्नीशियन में सीबीटी 1 में आपको कुछ अनहोनी मिलने के लिए मिलेगा। कोई आरआरबी में देखेंगे कि ऐसा दिखेगा कि आपको विश्वास ही नहीं होगा कि इस एग्ज़ाम में भी इतनी कम कट ऑफ जाती। यहाँ हम लोग ट्विटर पे भी बात करते रहते हैं, दोनों अपडेट किए हैं। और 1000 में 7 फॉलोअर की ज़रूरत है। थोड़ा सा आपको लगता है कि ट्विटर पे इन्फॉर्मेशन मिलता है तब कीजिएगा, सब मतलब आप फॉलो। लेकिन यहाँ पे हमने आपसे पहले कई सारी चीज़ें बात कर रखा है, रेलवे का, कैंडिडेट का, विवेक का, डिटेल का, सारा चीज़ें हमने आपसे बात कर रखा है और क्वेश्चन प्रश्न सबका। लेकिन एक बार हमने आपसे एक बात बोला था कि 2018 की जब वैकेंसी आई थी वहाँ क्या हुआ था, वहाँ पे मैं बता रहा हूँ। वहाँ पे क्या हुआ था, सीबीटी 1 रिजल्ट रिवाइज हुआ था। उसके कुछ कारण थे, कैंडिडेट का क्वालिफाई, नॉन क्वालिफाई और जितना परसेंटेज लेना था उतना नहीं हो रहा था। जब रिवाइज हुआ रिजल्ट इतना नीचे हो गया कि मैक्सिमम लोगों को क्वालिफाई के लिए हो गया था। तो सबसे पहले आपका डज पॉइंट होगा। डज मतलब करना है, आपको क्या करना है। ये करना है कि आप अपने अपने यूआर के लिए 40, बाकी ओबीसी ईसी के लिए 30 और यहाँ ईडब्ल्यूएस भी 40 रहेगा। एसी एसटी, एसी का भी 30 और एसटी का अगर जो मार्क्स दिया हुआ है उसमें 28 या 30। ये सारा चीज़ों को आप पकड़ के रखेंगे। किसी हालत में इससे कम स्कोर ना लाए, ना बाद में पछताना पड़ेगा। ये मेरा सजेशन है, बाकी आपकी मर्जी। नेगेटिव करके बहुत इतना तो ला ही लेते हैं कैंडिडेट जो पेपर में देने जाते हैं, लेकिन नेगेटिव करके इससे नीचे ना आने की कोशिश करें, ये ध्यान रखिए। आपका स्कोर क्वालिफाई से ऊपर जा रहा है तो जानबूझ के ऐसे नेगेटिव नहीं लीजिए कि जिससे आपका नुकसान हो जाए। डज और डोंट नॉट भी होगा, मतलब डज ये है कि इतना स्कोर करना है, डज ये नहीं है नहीं क्या करना है, नेगेटिव ज़्यादा इस पर इतने स्कोर आने पे नहीं करना है। और मैं कहूँगा कि अगर नेगेटिव ही लेना है तो आपका 10, 15, 20 स्कोर आ रहा है, 30 आ रहा है, 25 आ रहा है। अब यहाँ पे ये तब क्या करिएगा, आपका सिलेक्शन ऐसे भी नहीं होगा तो मरता क्या नहीं करता। जितना करना है कर लीजिए। क्वेश्चन 100 में 75 में 75 करके आइए। अब 75 पे एक चीज़ और आया है, बहुत लोग हड़बड़ा जाते हैं। 75 क्वेश्चन होता है ना और 100 नंबर का क्वेश्चन होता है, दोनों में बहुत कैंडिडेट हड़बड़ा जाते हैं क्योंकि एग्जाम में कैलकुलेशन नहीं कर पाते कि कितना परसेंटेज हो गया और आपके पास इतना समय भी नहीं होता कैलकुलेट कर पाएंगे। 75 में लगता है कि मैंने तो 30 ही 35 क्वेश्चन किए हैं, लेकिन भैया मैं कह दूं कि 30, 35, 40 आपने किए हैं ना, वो भी मोर देन सफिशिएंट कई बार हो जाता है। नॉर्मलाइजेशन है वगैरह वगैरह सब कुछ है। कुछ इग्नोर प्रश्न होंगे, कुछ आपका जो आपका रॉ मार्क्स होगा उसका कैलकुलेशन होगा बदल के, किस में जाएगा आपका प्रोरेटेड मार्क में, तब आपका ये बेनिफिट मिलता है। इसलिए ये दर्ज करना है आपको कि 75 के हिसाब से माइंड में सेट करना है, ना कि आपको 100 के माइंड में करना है, क्योंकि आपका स्कोर जब बनेगा वो 100 के रूप में बनेगा और 100 को बोलते हैं परसेंटेज के रूप में। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब कंपटीशन लेवल देखिए, 100 वाला बात कर रहा है। करना क्या है, 100 है, एक पोस्ट 100 कैंडिडेट। लेकिन ध्यान दीजिएगा अटेंडेंस आपको पेपर देने, इसमें से 10 से 20% तक पेपर नहीं जाते हैं, ध्यान रखिएगा 10 से 20%। हालांकि इस बार वैकेंसी ताज़ा है तो मान लीजिए 15% भी नहीं गए तो 85 लोग बच गए। 85 में भी एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ लोगों का इशू रहता है तो वो आपको आ जाएगा 70-75 के आसपास। अटेंडेंस बहुत कम होती है कई बार,
तो 15 तो मिनिमम अटेंडेंस में कम होता है, मैक्सिमम 25-30 तक कम हो जाती है, ये ध्यान रखिएगा। तो आपके 100 में नहीं, आपको 77 में कंपटीशन होना है, तो इसलिए भी और गलती नहीं कीजिए। फिर आपकी आरआरबी में क्या कंडीशन है वो भी एक फैक्टर मायने रखेगा, उस पर भी आपका सिलेक्शन का मैटर करता है, और वो सिलेक्शन मैटर करेगा तो आपको ये न गलती कर देना है कि मैं तो कंपटीशन से बाहर ही हो गया, मेरा इतना नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा। ये एलपी एग्ज़ाम CBT1 की बात कर रहे हैं, CBT1 एग्ज़ाम बहुत प्रिसाइज है। अब एक और चीज़ें आती है, मैं लोगों को बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं थोड़ा सा आपको वेबसाइट पे ले चलूँ आरआरबी के, वहाँ पे आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। लोग एग्ज़ाम सेंटर के बाहर, देखिए मैं एग्ज़ाम सेंटर के बाहर और घर, और तीसरा एक और ले लेते हैं, यहाँ पे ये आता है आपका आंसर की। यहाँ तक आते आते बहुत बार बदलते देखा है। यहाँ जिसका 90 बनता है, 90 मतलब 90% यहाँ रखिएगा, क्योंकि यहाँ 75 का एग्ज़ाम है। घर आपके उनका स्कोर जब चेक करते हैं सर 70% हो जाता है, और आंसर की करते हैं तो 50-60% हो जाता है। ये फैक्टर मैंने पिछली बार भी बताया था लोगों को कि ऐसा कहते हैं लोग, लेकिन ऐसा एक्चुअल में उनके पास जो स्कोर है ना, वो अलग अलग कंडीशन में, अलग अलग एग्ज़ाम में अलग अलग हो जाती है। इसलिए आप ये ध्यान रखिएगा कि किसी दूसरे के कहने से आप हताश नहीं होना है, या तो कोई आपको क्या है आज के डेट में मैं बता दूं नहीं करना है। ये चौथा पॉइंट होगा आपके लिए। मैं बता दूं कि आज के डेट में ना सब ऑनलाइन टेस्ट देते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और ऑनलाइन टेस्ट में कोई आपको दिखाएगा कि मेरा स्कोर 75% आ रहा है, कोई कहेगा मेरा स्कोर 80% आ रहा है, कोई कहेगा 85% आ रहा है, और आपका स्कोर अगर 50 से 60% आ रहा है तो आप ऐसे हो जाते हैं, लगता है आपका सिलेक्शन ही नहीं होगा। ये बिल्कुल गलत है। 75 से 80% अगर किसी का आ रहा है तो हो सकता है वो बहुत ब्रिलियंट हो और उनका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, या ये भी हो सकता है कि आपको गलत बताते हैं, या ये भी हो सकता है कोई एग्ज़ाम देने के पैटर्न में कई बार आगे पीछे कोई और चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, नेट पे देख रहे हैं और पेपर का आंसर मार रहे हैं। ये सब चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें पे आप घबराइए नहीं। ऑनलाइन एग्ज़ाम में बहुत चीज़ें खामियां है, उसका लेवल क्या है एग्ज़ाम का वगैरह है। तो सबसे पहले आपको जो एवरेज कैंडिडेट है 50% स्कोर अगर कर रहे हैं आप एलपी में, बाकी टेक्नीशियन की बात नहीं कर रहा हूँ, एलपी में बात कर रहा हूँ, तो आप बहुत पीछे नहीं हैं, आप पॉजिटिव डायरेक्शन में हैं। इसको थोड़ा बहुत अभी 8-10 दिन बचे हुए हैं, उसमें पॉजिटिव और बना लीजिए। आप रेलवे के लोको पायलट की तरफ बढ़ता हुआ नज़र आएगा, बस पॉजिटिव सोचना है। चौथा डज और नॉट डज की हम लाइन अगर खींचेंगे पांचवा के रूप में कहेंगे, तो पांचवा हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। पांचवा इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के दिन। पढ़ा कुछ आपने, पढ़ा सबको ही पढ़ा, लेकिन एग्ज़ाम के दिन अगर 2 से 3 नंबर अगर आपने अपने बुद्धिमत्ता से बचा लिया, अपने टेक्निक से बचा लिया ना, यही आपका सिलेक्शन होना सिलेक्शन करता है। कैसे 2-3 नंबर बचाए जाते हैं उसके कई सारे पॉइंट होता है, मैंने पहले भी वीडियो डिस्कस कर रखे हैं, लेकिन थोड़ा मोटा मोटी पॉइंट बताऊंगा ना कि ऑप्शन का सिलेक्शन, अगर डज में कहेंगे ऑप्शन का सिलेक्शन, देखिए आपके पास सभी के पास 4 ऑप्शन मिलते हैं, जनरली की बात कर रहा हूँ, और 4 में से 2 ऑप्शन आपके एलिमिनेशन करने की विधि आनी चाहिए। 2 ऑप्शन कबाड़ होता है। अगर आपको क्वेश्चन के प्रश्न के बारे में बहुत कुछ नहीं पता है तो आपको 2 ऑप्शन पे काम करना है। 2 ऑप्शन अगर आपने कबाड़ कर दिया तो ए और सी में आप अगर कहते हैं ऐसे ऐसे आपने 10 से 15 प्रश्न कर दिए ना, तो आपका स्कोर 3 से लेके 6 तक नंबर बढ़ सकता है। आपको इस प्रश्न के बारे में पता नहीं है तब की बात कर रहा हूँ, लेकिन ऑप्शन ऐसे दिए हुए हैं जो उस प्रश्न से रिलेटेड नहीं है या उस प्रश्न से बहुत दूर है। 1857 की क्रांति कब हुई थी, तो उसमें लिखा होगा कि जनवरी में हुई थी, फरवरी में और दिसंबर में या मार्च में। तो ये चीज़ें से आपको पता चल जाता है कि आधी चीज़ें तो आपको पता है। वो ऐसे प्रश्न कोई अगर 57 दे दिया, के 57 की जगह पे 56 दे दिया, कोई 58 दे दिया, वो चीज़ें तो हटा लेंगे ना। अगस्त क्रांति क्या हुआ, डेट ईस्वी के नहीं दिया हुआ है लेकिन उसमें ऑप्शन में ईस्वी दिया हुआ है। ऐसे ऐसे प्रश्नों को आप एलिमिनेट कर देंगे तो आपका 50% काम हो जाता है। और 50% में अगर 10 प्रश्न में आपने 50 लिया
तो आपको कम से कम 6 नंबर सही हो जाएंगे ऐसे प्रश्नों में। कम से कम कर रहा हूँ, किसी का 7 भी बाई लक बाई 8 भी हो सकता है। अगर 6 हो गया और 4 नेगेटिव हो गया तो आपका 1 नंबर कटेगा भी, तो 5 प्लस आपके जाएंगे और 5 प्लस जाएंगे, वो सिलेक्शन के लिए काफ़ी है। ये टेक्निक होता है जो प्रश्न नहीं आते हैं, लेकिन इसके लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जब इस कंडीशन में आप जब पहुंचते हैं ना, उससे पहले आपके पास टाइम होना चाहिए सफिशिएंट। जैसे आपके पास 75 क्वेश्चन है, 75 क्वेश्चन में से आपने 45 क्वेश्चन आपके पास कर लिए और आपको पता है कि मैं 45 ही कर पाऊँगा, तो आपके पास जो 30 प्रश्न है ना, 30 प्रश्न पे आपको वर्कआउट करने की ज़रूरी है। वर्कआउट कैसे करते हैं, तो वो रिव्यू करके करते हैं प्रश्न को, और वो रिव्यू करके एक प्रश्न पे ज़्यादा नहीं समय देके इन 3 प्रश्नों में से 30 प्रश्नों में से आपको 10-15 पिक कर लेने हैं। और 10-15 अगर पिक कर लेते हैं ना, तो आपका सिलेक्शन, मैं तो गारंटी लेता हूँ कि जो 45 कर लिया कैंडिडेट सही से, और 10 से 15 वैसे पे ऑप्शन लिया है जिसके बारे में उसे नहीं पता है, नहीं पढ़ा है, कन्फर्म नहीं है, लेकिन उसके ऑप्शन उसको पढ़ लिया, उसने ऑप्शन में जांच लिया कि इन ऑप्शनों में से मेरा 1-2 तो कोई ना कोई ख़त्म हो गया, तो ये 2 वाला ऑप्शन से तो आपको बहुत बेनिफिट होता है। अगर आपने देखा कि 30 प्रश्न में से 10 से 15 क्वेश्चन वैसे सेलेक्ट कर लिए, अब बच गए 30 में से 5 से 10 प्रश्न अगर ऐसे भी होंगे जिसमें आपको 3 ऑप्शन में से एक ही खराब दिख रहा होगा, तो ऐसे ऑप्शन को ज़्यादा हमें इसमें पॉजिटिव नेगेटिव अगर एक रिसर्च में जाएंगे तो ऐसे जिसमें आपको 3 ऑप्शन पता चल रहा है कि 3 में से कोई एक होगा, एक ही नहीं पता चल रहा है, ऐसे में आपको प्लस माइनस दोनों हो जाती है। ऐसे प्रश्नों को रिस्क लेना आपके स्कोर के ऊपर डिपेंड करता है। आपका स्कोर बहुत अच्छा है तो ऐसा रिस्क ले सकते हैं, लेकिन आपका स्कोर मीडियम में है तो ऐसे 3 वाले ऑप्शन पे आप नहीं जाए, ये मेरा मानना है। डू नॉट और डन में तो इसको आप समझ जाइए कि करना नहीं है 3 वाले पे। अगर आपने 2 पे चला गया तो 2 वाले पे तो मैं खुलेआम आपको छूट दे रहा हूँ कि आप करिए, आपका स्कोर पॉजिटिव होगा। तो उम्मीद है कि मैंने जो आपके साथ ये डिस्कस किया है, कैंडिडेट इस चीज़ को समझ गए तो उनके लिए सफलता के लिए कुछ न कुछ रास्ते खुलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।